जिंदगी की रफ्तार कभी धीमी लगती है, कभी बहुत तेज, और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम कहीं अटक से गए हैं, है ना। आज हम कुछ ऐसे ही पलों के लिए एक साथी जैसी किताब, मैट हेग की द कंफर्ट बुक से जुड़े कुछ विचारों और अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस किताब पर आधारित कुछ स्रोत हैं और हमारा मकसद है इनमें से उन ज़रूरी बातों को निकालना जो मुश्किल वक्त में सहारा और शायद थोड़ा सुकून दे सकती हैं। ये उन लोगों के लिए है जो शायद थोड़ी शांति या कह लें थोड़ी समझ की तलाश में हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, मतलब ये किताब किसी उपदेशक की लिखी हुई नहीं है। मैट हेग ने खुद डिप्रेशन और एंजाइटी के, आप कह सकती हैं, गहरे दौर का सामना किया है। तो द कंफर्ट बुक उनके अपने अनुभवों, उनके संघर्षों और उन छोटी छोटी चीज़ों का एक तरह से संग्रह है जिनसे उन्हें मुश्किल वक्त में सांस लेने की जगह मिली। ये किताब आपको किसी कंफर्ट जोन में धकेलने की बात नहीं करती जहां बस रुक जाएं, बल्कि ये कंफर्ट स्पेस बनाने का सुझाव देती है। कंफर्ट स्पेस, अच्छा, ये कंफर्ट जोन से कैसे अलग है? क्योंकि जोन का नाम सुनते ही तो लगता है कि ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है, एक दायरे में बांध देता है। सही कहा। कंफर्ट जोन हमें अक्सर वहीं रोक देता है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वो जगह हमारे विकास के लिए ठीक ना भी हो। लेकिन मैट हैग का कंफर्ट स्पेस एक, आप समझे, एक मानसिक और भावनात्मक पनाहगाह जैसा है। ये वो जगह है जहां कोई जजमेंट नहीं है, कोई उम्मीदों का बोझ नहीं, जहां आप बिना किसी दबाव के जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, सांस ले सकते हैं, खुद को समेट सकते हैं। तो ये ठहराव नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए, मतलब, एक जरूरी पड़ाव है। समझा। एक ऐसी जगह जहां खुद को फिर से खड़ा करने की, हाँ, इजाजत हो। और शायद इसी स्पेस का सबसे अहम संदेश जो किताब के सार जैसा लगता है वो ये है, यू आर इनफ, जस्ट एज यू आर। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं, किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। इसी ख्याल के साथ पहले बड़े विचार पर आते हैं जो अक्सर हमें परेशान करता है। वो है असफलता का एहसास। ये सोचना कि हम जिंदगी की दौड़ में दूसरों से पिछड़ गए हैं या हमने अब तक कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। किताब में एक लाइन है जो सीधे इस दर पर चोट करती है, यू आर नॉट अ फेलियर जस्ट बिकॉज यू हैवंट सक्सीडेड येट। मतलब सिर्फ इसलिए कि आप अब तक सफल नहीं हुए हैं, आप असफल नहीं हैं। ये बहुत आम भावना है, खासकर आज के दौर में। मतलब, जहां सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता की कहानियां हर वक्त सामने रहती हैं, हम अनजाने में ही अपनी जिंदगी की टाइमलाइन की तुलना दूसरों के हाईलाइट रील से करने लगते हैं। किसी ने 25 में ये कर लिया, किसी ने 30 में वो पा लिया, और हम सोचने लगते हैं कि भाई, हम कहाँ हैं। हाँ, और ये तुलना अक्सर बहुत मायूसी देती है। लगता है जैसे हमारी घड़ी दूसरों से धीमी चल रही है। लेकिन ये सोचना कि जीवन एक सीधी रेखा वाली दौड़ है, शायद यही बुनियादी गलती है। बिल्कुल। मैट है किसी बात पर जोर देते हैं। जीवन कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जहां सबका शुरुआती पॉइंट और फिनिश लाइन एक ही हो और सबको एक ही वक्त पर पहुंचना हो। हर किसी की यात्रा अलग है, राहें अलग हैं, रफ्तार भी अलग है। कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई समंदर तैर रहा है, कोई शायद रेगिस्तान पार कर रहा हो। सबकी चुनौतियां, मंजिलें सब अलग हैं। इसलिए किसी और की घड़ी देखकर अपनी चाल तय करना, वो तो बेमानी है। किताब हमें धीमे चलने, अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने अनोखे रिदम को पहचानने और उसका सम्मान करने के लिए कहती है। लेकिन जब आसपास सब भागते हुए दिखें, तो धीमे चलना या रुकना, ये कहीं कमजोरी जैसा नहीं लगता? सही है। समाज तो अक्सर तेज चलने वालों को ही सराहता है। सर्वाइविंग इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ सक्सेस। कभी कभी सिर्फ टिके रहना, हार ना मानना, उस मुश्किल दौर से गुजर जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। ये वो सफलता है जो बाहर से शायद न दिखे, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से कठिन समय का सामना करते हुए भी खुद को संभाले रखना है। इस तरह के सर्वाइवल को सफलता मानना अपने आप में एक क्रांतिकारी सोच है जो बाहरी दबावों से काफी राहत देती है। ये नजरिया वाकई दबाव कम करता है। सिर्फ टिके रहना भी सफलता है, इसे याद रखना जरूरी है। चलिए, अब दूसरे अहम विचार पर आते हैं, उपचार के अप्रत्याशित स्रोत। किताब कहती है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स दैट कैन हील यू इफ यू लेट देम। दुनिया ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जो हमें सुकून और मरहम दे सकती हैं, अगर हम उन्हें मौका दें तो। हाँ, और हम अक्सर सोचते हैं कि हीलिंग या मानसिक शांति के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। शायद नौकरी बदलनी होगी, या शहर छोड़ना होगा, या कोई महंगी थेरेपी लेनी होगी।
और हाँ, ये चीज़ें मददगार हो सकती हैं, लेकिन हैंग याद दिलाते हैं कि उपचार के स्रोत हमारे आसपास, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही बिखरे पड़े हैं। जैसे कि किताब किन चीज़ों की तरफ इशारा करती है? कोई उदाहरण? बहुत सी साधारण चीज़ें, जैसे सुबह की पहली धूप, खिड़की से आती ताज़ी हवा, किसी पसंदीदा गाने की धुन या बारिश की आवाज़, किसी पेड़ को चुपचाप देखना, अपने पालतू जानवर के साथ कुछ पल बिताना, एक कप गरम चाय या कॉफ़ी का सुकून, किसी पुरानी डायरी के पन्ने पलटना या बस कुछ देर खामोशी से बैठना। हैंग का कहना है कि ये छोटी छोटी चीज़ें एक एंटीडोट की तरह काम कर सकती हैं, खासकर तब जब जिंदगी का शोर बहुत ज़्यादा हो। ये शायद बड़े बदलाव ना लाएं, लेकिन पल भर का ठहराव, हाँ, पल भर की शांति ज़रूर दे सकती हैं। लेकिन क्या ये छोटी चीजें वाकई तब काम करती हैं जब कोई बड़ी परेशानी या दुख हो? कहीं ये सिर्फ ध्यान भटकाने जैसा तो नहीं? ये एक वाजिब सवाल है। हैप्पीनेस ये नहीं कहते कि एक कप चाय आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि ये छोटे पल, ये छोटे सहारे हमें उस मुश्किल दौर से गुजरने की ताकत दे सकते हैं। ये उस अंधेरी सुरंग में, आप कह सकते हैं, छोटी छोटी रोशनियों की तरह हैं, जो हमें रास्ता दिखाती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि अंधेरे के पार कुछ है। और यहीं पर एक और दिलचस्प विचार आता है। हैप्पीनेस इजंट ऑलवेज फाउंड, समटाइम्स इट्स रिमेंबर्ड। खुशी हमेशा भविष्य में या किसी बड़ी चीज में नहीं ढूंढी जाती, कभी कभी उसे अतीत की यादों से वापस लाया जा सकता है। याद की गई खुशी? अच्छा, इसे थोड़ा और समझाएंगे? क्या इसका मतलब है कि हम पुरानी बातों में ही खोए रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अतीत में जीना नहीं है, बल्कि अतीत के जो सकारात्मक अनुभव हैं, उनकी ऊर्जा को वर्तमान में इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आप अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, तब शायद किसी पुराने दोस्त के साथ बिताए हंसी मजाक के पल को याद करना या किसी पिछली यात्रा की कोई खूबसूरत याद आपको पल भर के लिए ही सही उस अकेलेपन से बाहर निकाल सकती है। हैंग का सुझाव है कि हम अपनी यादों के खजाने में झांकें और उन पलों को ढूंढें जब हमने सुरक्षित, खुश या जुड़ा हुआ महसूस किया था। उन यादों को वर्तमान के अंधेरे में एक मोमबत्ती की तरह इस्तेमाल करें। ये याद की गई खुशी एक आंतरिक संसाधन है जो हमेशा हमारे पास मौजूद रहता है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना सीखना है। ये बहुत गहरा विचार है। अपनी यादों को एक हीलिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना कमाल है। अब तीसरे मुख्य सबक पर आते हैं, जो शायद सबसे मुश्किल भी है, स्वयं के प्रति दयालुता। किताब साफ कहती है, सेल्फ काइंडनेस इज नॉट वीकनेस। खुद पर रहम करना, अपने प्रति नरम होना, ये कमजोरी नहीं है। कहने में ये जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही मुश्किल। हम अक्सर देखते हैं कि लोग दूसरों की गलतियों पर, उनकी परेशानियों पर बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, उन्हें सहारा देते हैं। अगर कोई दोस्त गलती करे तो हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, इंसान है, गलती हो जाती है। लेकिन जब वही गलती हम खुद करते हैं तो हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं, है ना? खुद को कोसते हैं, अपनी छोटी सी भूल को भी पहाड़ बना देते हैं। ये अजीब विरोधाभास क्यों है? मतलब हम दूसरों के लिए जो दया रख सकते हैं, वो खुद के लिए क्यों नहीं रख पाते? इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद हमें सिखाया गया है कि खुद पर सख्ती करना ही अनुशासन है, या शायद हमें लगता है कि अगर हम खुद पर नरम हुए तो हम लापरवाह हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हायर मार्क्सिस डर को समझते हैं, लेकिन वो तर्क देते हैं कि आत्म आलोचना हमें प्रेरित करने की बजाय अक्सर पंगु बना देती है, पैरालाइज कर देती है। वो कहते हैं, बी एज काइंड टू योर सेल्फ एज यू वुड बी टू समवन यू लव। खुद के प्रति उतने ही दयालु बने जितने आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति होते जिसे आप प्यार करते हैं। सोचिए, अगर आपका कोई प्रियजन उसी स्थिति में होता जिसमें आप हैं, तो आप उससे क्या कहते? क्या आप उसे कोसते या सहारा देते? जाहिर है सहारा देते, उसे समझने की कोशिश करते, कहते कि कोई बात नहीं। तो फिर वही रवैया खुद के साथ क्यों नहीं? हेलन एक बहुत जरूरी बात कहती हैं कि हमारे अपने शब्द, हमारे विचार, हमारा खुद के साथ किया गया बर्ताव, ये हमारी आत्मा के लिए या तो जहर का काम कर सकते हैं या दवा का। जब हम लगातार खुद की आलोचना करते हैं, खुद को कम आंकते हैं, तो हम अनजाने में जहर पी रहे होते हैं। वहीं जब हम खुद को समझते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और हाँ, खुद को माफ करते हैं, तो हम दवा ले रहे होते हैं। ये चुनाव हर पल हमारे हाथ में है।
लेकिन ये चुनाव करना, खासकर जब हम पहले से ही निराश या दुखी हों, बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त तो नकारात्मक विचार ही हावी रहते हैं। उस वक्त जानबूझकर दवा वाला विचार कैसे चुनें? कोई तरीका? हाँ, ये प्रैक्टिस की बात है। हैग कोई जादू की छड़ी नहीं देते, लेकिन वो छोटे कदमों का सुझाव देते हैं। जैसे अपनी आंतरिक आवाज पर ध्यान देना। जब आप खुद को कोस रहे हों तो रुकें और पूछें, क्या मैं अपने दोस्त से भी यही बात कहता? दूसरा, अपनी भाषा बदलें। मैं फेल हो गया की जगह मैंने इस बार कोशिश की और नतीजा वैसा नहीं आया जैसा चाहा था, अगली बार बेहतर करूंगा कहना। तीसरा, छोटी छोटी सफलताओं को स्वीकार करना, चाहे वो बिस्तर से उठकर नहा लेना ही क्यों ना हो। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आत्मदया का माहौल बनाते हैं। और ये कमजोरी नहीं, बल्कि भावनात्मक लचीलेपन, जिसे अंग्रेजी में इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं, उसका आधार है। ये स्वयं में सोचने वाली बात है कि आत्मदया कमजोरी नहीं बल्कि लचीलापन बनाने का तरीका है। चलिए अब इस चर्चा को एक ऐसे मुकाम पर लाते हैं जहां ये सारे विचार मिलकर एक गहरी तस्वीर बनाते हैं। किताब में एक जगह जिक्र आता है कि जिंदगी का जादू तब दिखने लगता है जब हम अपनी कहानी को सिर्फ एक त्रासदी या मुश्किलों की लिस्ट की तरह देखना बंद कर देते हैं और उसे एक यात्रा के रूप में स्वीकार करते हैं। उतार चढ़ाव उस यात्रा का हिस्सा है, उसका अंत नहीं। और इसी यात्रा के संदर्भ में मैट हेग का एक बहुत शक्तिशाली कथन है जो मुझे हमेशा याद रहता है। Nothing is stronger than a person who rebuilds themselves every day. उस व्यक्ति से ज्यादा मजबूत और कुछ भी नहीं है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद का पुनर्निर्माण करता है। और ये पुनर्निर्माण कोई भव्य इमारत बनाना नहीं है। ये रोज सुबह उठना है जब उठने का मन ना हो। ये अपने जख्मों को सहलाना है जब उन्हें छुपाने का मन करे। ये अपनी बिखरी हुई चीजों को समेटना है जब सबको छोड़ देने का दिल चाहे। ये रोज की छोटी छोटी कोशिशें, ये लगातार खुद को संभालने का प्रयास ही असली ताकत है। ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। ये बहुत उम्मीद देने वाली बात है। तो अगर कोई इस वक्त खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहा है और रोज थोड़ा थोड़ा समेटने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए किताब का शायद यही संदेश है। आप ठीक कर रहे हैं, यू आर डूइंग जस्ट फाइन। रफ्तार धीमी हो सकती है, रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हैं, और यही मायने रखता है। खुद पर नरम रहें। तो आज हमने द कंफर्ट बुक से जुड़े कुछ अहम विचारों पर गहराई से बात की। हमने देखा कि असफलता का डर कैसे हमें अपनी रफ्तार से जीने से रोकता है, कैसे उपचार के स्रोत हमारे आसपास ही मौजूद हैं अगर हम उन्हें देखने की नज़र रखें, और कैसे खुद के प्रति दयालु होना कमजोरी नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में टिके रहने की ताकत है। ये किताब उन लोगों के लिए एक नर्म आवाज, एक सौम्य अनुस्मारक, एक जेंटल रिमाइंडर की तरह है जो कभी खोया हुआ, भ्रमित या टूटा हुआ महसूस करते हैं। हाँ। और ये कोई नियमों की किताब नहीं है जो आपको बताए कि ऐसे खुश रहो या वैसे सोचो। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये विचारों, यादों, उद्धरणों, छोटी कहानियों और दर्शन का एक संग्रह है। आप इसमें से वो चुन सकते हैं जो उस पल आपके दिल को छू जाए, जो आपको सुकून दे। ये जबरदस्ती सकारात्मक होने को नहीं कहती, बल्कि ये स्वीकार करने को कहती है कि उदास होना, डरा हुआ महसूस करना या थका हुआ होना, ये सब ठीक है। इट्स ओके टू नॉट बी ओके। और इसी स्वीकृति में पहली राहत छिपी होती है। ये दिखाती है कि उम्मीद और रोशनी अभी भी है, बस हमें अपनी आंखें खोलकर देखने की जरूरत है, चाहे वो रोशनी कितनी ही धीमी क्यों ना हो। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में रह जाता है जिस पर शायद अकेले में और सोचा जा सकता है। हमने बात की कि हमारे विचार दवा या जहर हो सकते हैं और आत्मदया जरूरी है। हमने ये भी देखा कि खुशी याद की जा सकती है और छोटे पल भी सुकून दे सकते हैं। तो सवाल ये है, जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, तो वो कौन सा एक छोटा ठोस कदम हो सकता है जो हम तुरंत उठा सकते हैं, ताकि हम जानबूझकर जहर वाले विचारों जैसे आत्म आलोचना, निराशा की जगह दवा वाले विचारों जैसे आत्मदया, याद की गई खुशी या किसी छोटी राहत पर ध्यान देना। वो पहला सचेत कदम क्या हो सकता है? ये वाकई एक गहरा और काम का सवाल है। वो पहला सचेत कदम। इस पर सोचना जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है द कंफर्ट बुक के इन अंशों और विचारों ने सुनने वालों को भी थोड़ा सुकून, थोड़ी उम्मीद और सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।